Assalamu alaikum students. How are you? This is Alizan from University of Education, Lower Mall Campus, Lahore, and I'm here to teach you the subject animation. And today is the ninth lecture of this subject, and our topic is history of animation, and it is the second part of the history of animation. इससे पिछले पार्ट में हम चंद बेसिक एनिमेशन की डिवाइसेस और हॉलीवुड की स्टार्टिंग हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज के लेक्चर में हमने हॉलीवुड में या ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में कार्टून फॉर्म में या एनिमेटेड फॉर्म में चंद मोशन पिक्चर्स जो हैं वो बनाई गई और जहाँ से एनिमेशन की प्रॉपर हिस्ट्री स्टार्ट होती है और जो कि एनिमेशन का एक सक्सेसफुल एरा है वो स्टार्ट होता है, उसको हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टॉप मोशन से, जो कि एनिमेशन की हिस्ट्री की पहली फॉर्म है जिसके अंदर कोई चीज़ जो सिनेमा पे या बड़ी स्क्रीन पे प्ले की गई वो स्टॉप मोशन की मदद से प्ले की गई। और स्टॉप मोशन एक ऐसी टेक्निक का नाम है कि जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को या डिफरेंट चीज़ों को खुद से क्रिएट करते हैं मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की मदद से, लाइक पेपर या क्ले या प्लास्टिक या कोई भी ऐसी चीज़ें जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ चीज़ें खुद क्रिएट करते हैं और उनको फिर हम पिक्चर पिक्चराइज करते हैं उनके डिफरेंट पोजेस को, और उन पिक्चर्स को हम एक खास सीक्वेंस में प्ले करते हैं जिसकी मदद से हमें स्टॉप मोशन की फील आती है या एनिमेशन की फील आती है। इस चीज़ को हम स्टॉप मोशन बोलते हैं। इसमें हम कोई चीज़ ड्रॉ नहीं करते, कोई ड्राइंग्स नहीं बनाते, लेकिन इसमें हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं जो पेपर कटिंग से भी क्रिएट किए जा सकते हैं, कैनवस या कपड़े से भी क्रिएट किए जा सकते हैं और क्ले से भी क्रिएट किए जा सकते हैं, और उनकी फिर हम पिक्चर्स या फोटोग्राफ्स लेते हैं और उनको हम एक सीक्वेंस में रखते हुए प्ले करते हैं। तो ये इसका एक हल्का सा ओवरव्यू था जो मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है। फर्दर हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि physically manipulated real world objects and photograph them one frame at a time to create the illusion of moment। मीन्स कि आपने जो है वो फिजिकली मैनिपुलेटेड रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को फोटोग्राफ करना है और उनको एक फ्रेम में रखना है, और उस फ्रेम उन सारे फ्रेम्स को आपने सीक्वेंस में प्ले करना है और मोमेंट का इल्यूजन इंट्रोड्यूस करना है या क्रिएट करना है। तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को फिजिकली मैनिपुलेट करने का मतलब ये है कि जिस तरह आप एक चूहे को एनिमेट होता हुआ दिखाना चाहते हैं, तो उस चूहे को आपने पेपर से या कपड़े से या क्ले से क्रिएट करना है और उसकी फिर आपने डिफरेंट पोजेस में फोटोग्राफ्स लेनी है, और उसके जो बैकग्राउंड में एरिया या बैकग्राउंड में जो एनवायरनमेंट नज़र आ रहा होगा वो भी रियल वर्ल्ड का ही बैकग्राउंड होगा और उसको भी आपने फोटोग्राफ करना है। मींस इसमें हर चीज़ रियल वर्ल्ड या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स से कंसिस्ट करती है। इसमें कोई भी चीज़ कंप्यूटर या ड्राइंग से जो है वो क्रिएट नहीं की जाती। हर चीज़ को जो है वो आप फिजिकल मटेरियल्स या वो पेपर हो या वो कोई भी चीज़ हो उनकी मदद से क्रिएट करते हैं, और जो जिन चीज़ों को क्रिएट करते हैं वो भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं फिजिकली एग्जिस्ट करने वाले। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि क्रिएट एंड टेल नॉन फिजिकल नॉन रियल वर्ल्ड स्टोरीज। इन चीज़ों की मदद से फिर आप वो स्टोरीज बनाते हैं जो कि नॉन फिजिकल या नॉन रियल वर्ल्ड हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो रियल वर्ल्ड की स्टोरीज ही इस तरह से दिखाएं, क्योंकि रियल वर्ल्ड की स्टोरीज जो हैं वो आप वीडियोस की सूरत में या लाइव जो मूवीज होती हैं उनकी सूरत में दिखा सकते हैं। लेकिन एनिमेशन में मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम इस तरह का टॉपिक चूज करते हैं जो कि लाइव लाइव कैमरास की मदद से या फिर जो रियल
वो वीडियोस वगैरह होती हैं उसकी मदद से वो ना दिखाया जा सकता हो, तो उस तरह की चीज़ों के लिए एनिमेशन की जाती है। ठीक है, तो जिस तरह से एक ये मूवी है जिसमें हमने रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को फिजिकली एग्जिस्टिंग मटेरियल्स की मदद से क्रिएट किया और उनको हमने उनकी मदद से हमने एक ऐसी स्टोरी बनाई जो कि रियल वर्ल्ड में या ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। इसको अगर हम थोड़ा सा प्ले करके देखें कि इसके अंदर किस तरह की एनिमेशन जो है वो क्रिएट की गई है। ये देखें आप कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे पेपर की मदद से या प्लास्टिक्स या डिफरेंट स्क्रैप मटेरियल्स उनकी मदद से क्रिएट किए गए हैं और उनकी फिर पिक्चर्स ली गई हैं। उन पिक्चर्स को एक खास सीक्वेंस में प्ले किया गया है। और ये थोड़ा थोड़ा उस चीज के साथ भी रिसेंबल करता है जिसको हम पपेट्री बोलते हैं या पपेट प्ले बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर आपको स्टोरी नजर आ रही है इसको आप वीडियो की मदद से या इसको आप लाइव कैमरास की मदद से या लाइव फिल्म्स की मदद से नहीं दिखा सकते, तो इस स्टोरी के लिए आपने एनिमेशन का मीडियम यूज किया। ठीक है, ये सारे करेक्टर्स या ये सारे ऑब्जेक्ट्स या इन्वायरमेंट्स हर चीज जो है वो मुख्तलिफ मटेरियल्स की मदद से क्रिएट की गई हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि स्टॉप मोशन क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट हम स्टॉप मोशन पे ही हैं और इसकी नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि गम्बैसिया वाज द फर्स्ट क्ले एनिमेशन। मींस के इसके अंदर ये जो स्टॉप मोशन की कैटेगरी में जो चीज़ आ रही है इसकी मदद से जो पहली स्टॉप मोशन मूवी या एनिमेशन जो क्रिएट की गई वो क्ले की मदद से क्रिएट की गई थी, जिसमें आपने क्ले की मदद से अपना हर कैरेक्टर, हर इन्वायरमेंट और हर ऑब्जेक्ट क्ले की मदद से क्रिएट करना है और फिर उसकी हर सिचुएशन को आपने फोटोग्राफ करना है और उन फोटोग्राफ्स को एक स्पेसिफिक फ्रेम साइज में रखते हुए और स्पेसिफिक सीक्वेंस में रखते हुए प्ले करना है, तो वो आपको एक मोशन का इल्यूजन देंगे जिसको हम स्टॉप मोशन कह रहे हैं। A short film produced in 1953 and released on September 2, 1955, produced by Art Clocky, who went on to create the classic series Gumby and Devi and Goliath using the same techniques. ये कुछ फेमस स्टॉप मोशन एनिमेटेड मूवीज हैं जिनके यहाँ पे इसने जिक्र किया है। तो ये उस दौर में जो है वो क्रिएट की गई थी क्ले की मदद से। अगर हम इनमें से किसी एक को प्ले करके देखें। वीडियो अनअवेलेबल, हम डायरेक्ट यहाँ पे मूवी का नाम ही लिख के सर्च कर लेते हैं, गम्बी गेम्बी, यहाँ पे ये आ रही है और ये इसको हम प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, अब हर चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि क्ले से बनी हुई है, करेक्टर्स वगैरह ये सारे। लेकिन ये जो इन्वायरमेंट है जिस तरह ये चीज़ें हैं ये सारी माइक्रो लेवल पे रख के बनाई गई हैं और इसमें जो ये कैनवस भी यूज हो रहा है, लकड़ी भी यूज हो रही है और भी चीज़ें यूज हो रही हैं, लेकिन जो करेक्टर्स हैं मेनली जो या जिन चीज़ों के अंदर मूवमेंट डालनी है वो क्ले की मदद से की गई है ताकि हर पोज को डिफरेंट तरीके से प्ले किया जा सके।
हर पोज को अलग से फोटोग्राफ किया गया है और उसको खास सीक्वेंस में रख के प्ले किया गया है। अभी ये 16 फ्रेम्स पर सेकंड पे प्ले हो रहा है, जिसकी वजह से मोशन में जो है वो थोड़ा सा जर्क फील होता है, लेकिन उस दौर के हिसाब से ये काफी ज्यादा एडवांस चीज थी। ठीक है, तो क्ले मोशन या क्ले की मदद से किस तरह से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं वो आप लोगों को समझ आ गया होगा ये वीडियो देख के। तो नेक्स्ट हम दोबारा अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टॉप मोशन के बाद जो दौर शुरू होता है वो कार्टून्स का है, और जिसमें डिफरेंट फेमस कार्टून सीरीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस होती रही हैं। और इसमें जो है वो आपको शायद पता हो कि फर्स्ट कार्टून दैट वाज एवर इंट्रोड्यूस्ड वाज मिकी माउस, जो कि सबसे पुराना करेक्टर है कार्टून्स की हिस्ट्री का, और ये पहला करेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया था डिज्नी स्टूडियो की तरफ से। अच्छा, कार्टून्स में प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स इन द गोल्डन एज ऑफ हॉलीवुड, यूजुअली शोन बिफोर फीचर फिल्म्स। मीन्स के फीचर फिल्म से पहले सिनेमा के ऊपर कार्टून्स प्ले होते रहे हैं, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि बाद में ज्यादा फेम जो है वो सिनेमा के ऊपर वीडियोस की सूरत में जो लाइव मूवीज होती हैं उनको मिली। तो कार्टून्स वगैरह जो हैं वो टीवी के ऊपर आ गए, और टीवी पे फिर कार्टून्स जो हैं वो काफी ज्यादा फेमस रहे, और बहुत ज्यादा अरसा तक कार्टून्स जो हैं वो बड़ी बड़ी हिट सीरीज देते रहे हैं। फर्स्ट एनिमेटेड फुल लेंथ फिल्म वाज स्नो वाइट एंड सेवन डवार्फ्स। स्नो वाइट एंड सेवन डवार्फ्स के ऊपर तब से लेके अब तक काफी सारी और मूवीज भी बन चुकी हैं, कार्टून्स भी बन चुके हैं। तो ये पहली जो है वो एनिमेटेड मूवी थी, और इसको तकरीबन 4 साल लगे थे इस मूवी को कंप्लीट करने में, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीजें थी, जो करेक्टर, इन्वायरमेंट्स, मोशंस, हर चीज की ड्राइंग्स बनी थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भी काफी सारे आर्टिस्ट जो हैं वो उसके अंदर यूज हुए होंगे, जिन्होंने अपनी डिफरेंट ड्राइंग्स बनाई होंगी। हर आर्टिस्ट की डिफरेंट टेक्निक की मदद से सारी ड्राइंग्स वगैरह कंपाइल हुई, और उन ड्राइंग्स को फिर डिफरेंट फ्रेम्स की सूरत में रखते हुए प्ले किया गया, तो एक कंप्लीट एनिमेशन बनाई गई। क्योंकि उस वक्त डिजिटल तो कोई डिवाइस ऐसी थी नहीं जो कि डिजिटल डिजिटल तरीके से आप एक ही फ्रेम के अंदर डिफरेंट एडिटिंग्स करके मल्टीपल फ्रेम्स क्रिएट कर सकें। तो ऐसा तो पॉसिबल था नहीं। सिंपल यही था कि भी आपने हर पोज के लिए डिफरेंट जो है वो ड्राइंग या डिफरेंट फ्रेम जो है वो क्रिएट करना है, इसी वजह से काफी सारे आर्टिस्ट जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में यूज हुए होंगे। और मूव्ड टू टीवी इन 1950s, मतलब 1937 के बाद फिर कार्टून्स जो हैं वो टीवी पे इंट्रोड्यूस होने लगे व्हेन टीवी बिकेम पॉपुलर। फ्लिंटस्टोन्स फर्स्ट सक्सेसफुल प्राइम टाइम टीवी कार्टून है, और ये तो अभी तक भी जो है वो आज से 10-15 साल पहले भी फ्लिंटस्टोन्स जो हैं वो काफी फेमस रहे हैं, और काफी इसको लोग देखते रहे हैं खास तौर पे। और ये इसके अंदर इस तरह का जॉनरा था कि इसको बच्चे भी और एडल्ट्स भी और एल्डर्स भी देखते थे, और क्योंकि इसके अंदर स्टोरी एक प्रॉपर लेके चली जाती थी। और ये प्राइम टाइम पे जो टीवी प्रोग्राम्स लगते हैं उसके अंदर ये काफी फर्स्ट हिट सीरीज थी। तो प्राइम टाइम में आपको पता है कि कोई भी चीज लगती है तो वो काफी सक्सेसफुल और काफी इम्पोर्टेंट चीज हो, तो वही प्राइम टाइम में प्ले की जाती है। कोई ड्रामा हो या कोई मूवी हो या कोई भी सीरीज हो, तो या कोई आजकल जैसे सीजन्स का दौर है, तो काफी सारे सीजन्स जो हैं वो प्ले होते हैं। जिस तरह गेम ऑफ थ्रोन्स है या इस तरह के कुछ और सीजन हैं, तो वो आप जो है वो प्राइम टाइम पे प्ले करते हैं। तो इसी तरह ये फ्लिंटस्टोन्स जो हैं वो प्राइम टाइम पे प्ले होने वाली पहली कार्टून सीरीज थी जिसको इतनी ज्यादा फेम मिली थी। इसके बाद जो दौर आता है वो सेल एनिमेशन का है। सेल एनिमेशन में क्या होता है कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पेपर की मदद से, कार्डबोर्ड की मदद से या डिफरेंट
और भी किसी मटेरियल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। और बैकग्राउंड जो है वो सेम रहता है, उसकी फोटोग्राफ अलग से ले ली जाती है। तो उसको जो है आप कैरेक्टर्स जो आपने गत्ते की मदद से या कार्डबोर्ड की मदद से क्रिएट किए, उस बैकग्राउंड के ऊपर आपको उन सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को या कैरेक्टर्स को मूव करवाते थे, जबकि बैकग्राउंड सेम रहता था, ठीक है। तो इस तरह से एक खास किस्म के बैकग्राउंड पे रखते हुए आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मूव करते थे, तो उनकी डिफरेंट फोटोग्राफ्स ले ली जाती थी और उन सारी फोटोग्राफ्स को जब प्ले करते थे तो एनिमेशन बनती थी। तो इसके लिए ये है कि द ड्राइंग्स आर ड्रॉन इन लेयर्स एंड स्टैक्ड बिफोर फोटोग्राफिंग देम। के ड्राइंग्स जो हैं वो डिफरेंट लेयर्स में ड्रॉ की जाती थी। मतलब अगर बैकग्राउंड है तो वो बैकग्राउंड की एक लेयर बना ली है, बस अब उसको जो है वो नहीं छेड़ना, वो वहीं पे फिक्स रहेगी और उसके ऊपर डिफरेंट और करेक्टर्स वगैरह जो हैं उनकी मजीद लेयर्स बनाई जाती थी। और वो जाहिर बात है उनको कटिंग के थ्रू बनाया जाता था ताकि वो आपके बैकग्राउंड के किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर जाके फिट इन हो सकें, जिस तरह से पीएनजी होती है। फिर बैकग्राउंड आपका कोई भी होता है तो फोटोशॉप में आप कोई पीएनजी लेके आते हैं तो वो किसी भी बैकग्राउंड पे जाके प्लेस की जा सकती है। तो इस तरह से ये एक पीएनजी लगा लें, इसको एक पीएनजी लगा लें और ये आपका एक फिक्स बैकग्राउंड है। तो इस बैकग्राउंड के ऊपर लाके इन पीएनजीज के मदद से आपने कोई ना कोई एक्शन करवाना है, तो उन उसके हर एक्शन को आपने कैमरा से फोटोग्राफ कर लिया और उसको फिर कंपोजिशन में लाके प्ले कर दिया। Saves times since the background and static objects only need to be drawn once। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसके अंदर टाइम आपका काफी ज्यादा बच जाता है, क्योंकि आपने बैकग्राउंड भी एक ही दफा क्रिएट किया। ये जो आपने ये पीएनजी या विदाउट बैकग्राउंड जो करेक्टर है ये भी एक ही दफा क्रिएट किया, तो इनको आप मल्टीपल बैकग्राउंड पे लाके मुख्तलिफ पोजेस की मदद से सिर्फ मोशंस या मूवमेंट्स दे सकते हैं। और हर मूवमेंट की जस्ट आपने पिक्चर लेनी है। जो पिक्चर लेना बहुत आसान है, लेकिन अगर हर फ्रेम को अलग अलग ड्रॉ किया जाए, जैसे कि स्नो वाइट एंड सेवन डवार्फ्स में हर फ्रेम अलग अलग से ड्रॉ किया गया था, तो वो काफी ज्यादा लंबा काम बढ़ जाता है। तो जबकि सेल एनिमेशन में वो सारी हेक्टिक जो काम होता है वो नहीं करना पड़ता। and can archive and reuse canned animation cycles, sequence of cells for running, jumping, etc. तो इसका दूसरा फायदा ये है कि वही जो करेक्टर्स हैं उनको आप दोबारा भी रीयूज कर सकते हैं किसी और बैकग्राउंड पे रख के या कुछ किसी भी और तरीके से प्ले करते हुए। जिस तरह से अब ये अगर एक करेक्टर है, ये डिफरेंट जंप्स कर रहा है यहाँ पे, तो ये आप जितने मर्जी जंप करता रहे, उसके हर जंप का आपको अलग पोज बनाने की या ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। एक ही दफा आपने उसका ये करेक्टर इस तरह से ड्रॉ कर लिया, और जब ये जंप कर रहा है तो हर जंप का जो फ्रेम है वो आपने बस कैमरे की मदद से कैप्चर करना है। एनिमेशन में की फ्रेम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नीड टू स्टे कॉस्ट एफिशिएंट, के एडवांस्ड आर्टिस्ट मॉडल्स a set of key poses or keyframes for the characters. Beginner artist filled in the motion in between these key poses। कि आपने ये एक की फ्रेम्स के लिए आप जो हैं वो एक पोजेस को अपने माइंड में ले आते हैं कि एक आदमी जब चल रहा होता है तो उसके कितने किस्म के पोजेस जो हैं वो चेंज करता है। कि एक दफा जब उसने स्टेप उठाया, फिर एक दफा उसने स्टेप अगला रखा और पिछला स्टेप ऊपर उठा लिया, फिर अगला स्टेप उठाने के लिए उसने पिछले स्टेप को दोबारा उठाया। तो इसके लिए उसके अंदर उसकी हैंड्स की मूवमेंट, उसका बॉडी का पोस्चर थोड़ा सा अप होता है, फिर डाउन होता है, और साथ ही साथ लेग्स की भी मूवमेंट हो रही होती है। तो हर उस पोज को आप जो है वो अलग तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो इसी को हम की फ्रेम भी बोल सकते हैं कि जितने ज्यादा आप पोजेस के, जिस तरह अब ये यहाँ पे बताया हुआ है कि अब अगर आपने अगला स्टेप रखने के लिए एक स्टेप उठाया है तो इस तरह आपके अप पोज आ जाएगा, पास पोज। इसमें आप जो सिंपल
एक पोज को एक स्टेप रखने के लिए इस तरह से पोज बना रहे हैं, या अब दोनों स्टेप्स आपके ज़मीन पे हैं, तो अगला स्टेप उठाने के लिए आपने जो है वो इस तरह का पोज बनाना है। और इस तरह आपने जो है वो एक स्टेप रख दिया और पिछला स्टेप उठाने उठाने वाले हैं, तो उसके लिए इस तरह का पोज बन गया। तो एक चलते हुए आदमी के जितने पोजेस उसके अंदर यूज होते हैं, वो सारे पोजेस आपने वन बाय वन ड्रॉ करने हैं, और उन सारे पोजेस को जब आप इसे एक सीक्वेंस में प्ले करेंगे, इसको हम आगे के प्रैक्टिकल लेक्चर में वॉक साइकिल भी इसको हम बोलते हैं, तो एक वॉक साइकिल क्रिएट करना भी सीखेंगे, किस तरह से किसी भी कैरेक्टर की आप एक वॉक साइकिल क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको वॉक साइकिल को सिर्फ उसके अंदर 4 या 5 जितने भी पोजेस यूज होते हैं, उनको सिर्फ एक ही दफा ड्रॉ करना होता है, और उनको ड्रॉ करके आप उसकी एक वीडियो एक्सपोर्ट कर लेते हैं, उसको हम वॉक साइकिल कहते हैं। उस वॉक साइकिल को फिर आप किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर रख के प्ले कर सकते हैं। जिस तरह से अब फर्ज करें कि एक बैकग्राउंड में जो है वो एक करैक्टर भाग रहा है, तो उसकी भागने की जो वॉक साइकिल है वो एक दफ़ा आपने बना दी, और फिर उसको रिपीट पे लगा दिया, और बैकग्राउंड पीछे कोई भी लगा दें, तो वो करैक्टर उसी स्पीड के साथ, उसी जेस्चर के साथ, उसी स्टाइल के साथ भागता रहेगा। जैसा कि गेम्स में होता है, या टॉम एंड जेरी वगैरह कार्टून्स आप देखते हैं, उसमें भी होता है कि बैकग्राउंड कोई भी होता है पीछे, वो बस स्पीड से बैकग्राउंड पीछे की तरफ मूव करते रहते हैं, तो करैक्टर जो है वो अपने वॉक साइकिल में भाग रहा होता है। उसके बाद कार्टून कंप्यूटर एनिमेशन है। ट्रेडिशनल एनिमेशन वाज रिप्लेस्ड विद 2D कंप्यूटर एनिमेशन। अब यहाँ पे मतलब कंप्यूटर एनिमेशन का दौर आ गया कि अब आपने जो है वो स्टॉप मोशन या सेल एनिमेशन वगैरह उस तरह की टेक्निक्स पे नहीं जाना। अब आप जितने भी ड्राइंग्स हैं या जितने कैरेक्टर्स हैं वो कंप्यूटर पे क्रिएट होते हैं, और उनके मल्टीपल पोजेस भी कंप्यूटर से ही आराम से क्रिएट किए जा सकते हैं। Circa 1990, while still using the concepts of static backgrounds, keyframing, animation cycle, etc. ये 2D एनिमेशन ये वाला जो सिनेमा का दौर था, जिसमें काफ़ी फेमस हिट मूवीज़ जो हैं वो बनाई गई। ये उस दौर की कुछ मूवीज़ हैं, जैसे लायन किंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस मूवी रही हुई है, और अभी 3D में भी इस लायन किंग को बनाया गया है, शायद आप लोगों ने देखी हो। तो 3D एनिमेटेड भी बनाई गई है लायन किंग पे। इसी तरह ये अलादीन है, ये भी एक 2D एनिमेटेड मूवी थी, और ये भी 3D में बनाई गई है। आप लोगों ने शायद ये भी देखी हो। और विल स्मिथ जो है वो उस मूवी में उसने ये चीनी का रोल प्ले किया था, वो भी 3D है सारी। इसी तरह ब्यूटी एंड द बीस्ट 2D में उस वक्त बनाई गई थी, तो आज जो है वो 3D में भी ये बनाई गई है, और उसमें लाइफ मूवी का भी टच है। इस अलादीन में भी लाइफ मूवी का टच है। मतलब रियल लाइफ कैरेक्टर्स इसमें यूज किए गए हैं, रियल लाइफ कैरेक्टर्स इसमें भी यूज किए गए हैं, क्योंकि कुछ मूवीज ऐसी हैं जिनके अंदर एनिमेशन प्लस रियल लाइफ दोनों तरह का टच दिया गया है। जैसे लॉर्ड्स ऑफ द रिंग है, वो अगर आपने मूवी देखी हो तो लॉर्ड्स ऑफ द रिंग में अक्सर चीजें एनिमेटेड हैं, और अक्सर चीजें जो हैं उसके अंदर लाइफ मोशन में भी हैं, कैमरा की मदद से भी यानी कि प्ले किया गया है। ये आपका जो है वो इस लेक्चर के हवाले से क्वेश्चन है, इसको मैं अटैच भी कर दूंगा आपके इसमें ग्रुप में। तो इसकी मदद से आपने जो है वो इसके ऊपर एक नोट लिखना है, और यही आपकी इस लेक्चर के हवाले से असाइनमेंट है। तो आपका इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके ऊपर अगर आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो फर्दर इसके ऊपर हम एक दो डेमोज के बारे में डिस्कशन भी कर लेंगे हमारी लाइव जूम की क्लास में। तो मैं ग्रुप में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा इसके हवाले से। तो आप लोग टाइम पे अपने असाइनमेंट वगैरह इसकी तैयार करें और उसको जमा करवाएं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिमेशन के हवाले से मज़ीद कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें एनिमेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और प्रिंसिपल्स एनिमेशन के प्रिंसिपल्स के बाद फिर हम कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ आएंगे कि जिसमें हम कुछ चीज़ों को एनिमेट भी करें, कैरेक्टर्स अपने ड्रॉ करें, और इन्वायरमेंट्स को ड्रॉ करें, और उनको जो है वो एनिमेट करना सीखें।
तो उसमें हम एडोब आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर प्रो की भी हेल्प लेंगे। उसमें अगर हमें इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की भी हेल्प लेना पड़ती है तो उससे भी हम काफ़ी चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अपना ख्याल रखिए। मज़ीद फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।